हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोफेसर 21 की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा बैटल ऑफ हाइडास्पेस के बारे में, यानी कि झेलम के युद्ध के बारे में। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो आपने सुना ही होगा और भारतीय राजा पोरस का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। बस उन्हीं की ये कहानी है जो मेरी ज़ुबानी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। किस किस के बीच में युद्ध हुआ ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में युद्ध हुआ 326 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से कितने साल पहले, 326 साल पहले। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि कैसे टाइमलाइन देखी जाती है। कहाँ पर हुआ ये युद्ध? ये हुआ है झेलम के किनारे, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ है। एंशियंट ग्रीक्स जो हैं झेलम नदी को हाइडास्पेस के नाम से जानते थे। ये पंजाब वाला रीजन, वो भी जो अब के टाइम में पाकिस्तान में है, वहां पर यह युद्ध हुआ। कौन था अलेक्जेंडर? अब सिकंदर, हिंदी में आप लोग जानते हैं सिकंदर कहा जाता है। जब उसका युद्ध हुआ है तो ये बंदा था कौन, इसके बारे में जानना भी हमारे लिए जरूरी है। अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया यानी कि ग्रीस, ये राजा था एंशियंट ग्रीक किंगडम मैसिडोन का। मैसिडोन कह लो या मैसिडोनिया कह लो, बात एक ही है। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था और वो अपराजित था, अनडिफीटेड था। वो दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, परंतु वो ये सोचा करता था कि भारत में वो जहाँ तक पहुँच गया बस उससे और कुछ आगे जाकर के दुनिया ख़त्म हो जाती है, उससे आगे दुनिया है भी नहीं, ये उसका सोचना था। अब क्योंकि वो अपराजित रहा, इसका मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, हाई लेवल का वो वॉरियर रहा होगा। 16 साल की उम्र तक अलेक्जेंडर के जो टीचर थे वो एरिस्टोटल थे, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। इसका मतलब जो ये अलेक्जेंडर है ये अरस्तु का शिष्य था। पोरस कौन था? पोरस भारत का एक राजा था और पोरस की टेरिटरी कहाँ थी? झेलम नदी यानी कि हाइडास्पेस और चेनाब नदी, ऐसी साइंस के बीच का एरिया पोरस का हुआ करता था। ग्रीक सोर्सेज में ही पोरस के बारे में बताया गया है। भारत के इतिहास में पोरस का एज सच कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, झेलम और चेनाब की नदियों के बीच का क्षेत्र जिस राजा का था वही राजा पोरस था। ये महान योद्धा था, लेजेंडरी वॉरियर, एक्सेप्शनल स्किल्स थी इसके पास, असाधारण कौशल था। हालांकि अलेक्जेंडर के साथ युद्ध में हार गया, बैटल ऑफ हाइडास्पेस को 326 बीसी में जो हुई है, लेकिन इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर इनसे इतना इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें वापस राजा घोषित कर दिया। ऑल्दो अपने अंडर कि मेन तो मैं रूलर रहूँगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पोजीशन में देता हूँ, तुम ही संभालोगे, मेरी तरफ से तुम रूल करोगे, यानी कि सत्रप बना दिया। और जिस तरीके का सत्रप बनाया था, फुल पावर्स देकर के बनाया था। ग्रांटेड उस रीजन को डोमिनियन स्टेटस, मतलब मेन रूलर अलेक्जेंडर रहेगा, लेकिन ये इलाका अलेक्जेंडर का ही कहलाएगा, जिसको उसके बिहाफ पर रूल कौन करेंगे? पोरस करेंगे। पोरस 321 और 315 बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम के बीच में दुनिया से चले गए। इस युद्ध का आउटकम क्या निकला? मैसिडोनिया की विक्ट्री, ग्रीस की विक्ट्री। पंजाब अब अलेक्जेंडर के कब्जे में था और पोरस को प्लेनिपोटेंशियरी सत्रप, यानी कि एक ऐसा राजा बना दिया गया, एक ऐसा सत्रप बना दिया गया जिसको 100% पावर दी गई थी, संपूर्ण शक्तियां दी गई थी, वो डिसीजंस ले सकता था। जीतने के बावजूद भी ये आज तक की अलेक्जेंडर की आर्मी द्वारा लड़ी गई सबसे महंगी लड़ाई उनको साबित हुई थी। पोरस के बेटे ने अलेक्जेंडर को खुद अपने हाथों से जो है क्षति पहुंचाई थी और उसके घोड़े को जान से मार दिया था। अलेक्जेंडर का फेवरेट हॉर्स था बुक्का फेलस। यहाँ से जाने से पहले अलेक्जेंडर ने बुक्का फेलस के लिए एक शहर भी बनाया था, एक शहर को घोषित किया था उसके नाम पे, तो उसको मार दिया था पोरस के बेटे ने और अलेक्जेंडर नीचे गिर गया था। हालत ख़राब हो जाती उसकी, मगर उसके सिपाहियों ने टाइम से उसको पकड़ के बचा लिया। ऐसी क्षति किसी ने पहुंचाई नहीं थी आज तक। फिर पोरस ने वॉर एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी अलेक्जेंडर के सिपाहियों के लिए। क्यों? क्योंकि घोड़े उनके डरने लग गए थे हाथियों की वजह से।
फाइटिंग स्टाइल अब आपको हम बताते हैं कि पोरस के सोल्जर्स का फाइटिंग स्टाइल क्या रहता था। जो फुट सोल्जर्स थे उनके पास इतना लंबा तो वो तीर कमान होता था जितना बड़ा खुद एक इंसान होता है। जमीन पे उसको रखते थे, पैरों से उसको दबाते थे और खींच के तीर ऐसा मारते थे कि ग्रीक अकाउंट्स में ही लिखा है, अलेक्जेंडर के साथियों के अकाउंट्स में ही लिखा है कि भाई फिर आप कितने मर्जी प्रोटेक्शन ले लो, कितने मर्जी कवच पहन लो, एक बार भारतीय सिपाही ने अपना तीर छोड़ दिया ये वाला तो वो आपके अंदर हर लेयर को पार करता हुआ पहुंच ही जाएगा, बचने का कोई तरीका है नहीं। प्लूटार्क ने लिखा कि हाइडास्पेस की जो लड़ाई हुई, हाइडास्पेस का जो युद्ध हुआ, उससे अलेक्जेंडर के आदमी इस लेवल पे घबरा गए कि यार पहला ही एकदम स्टार्टिंग बाउंड्री पे हमें इस लेवल का युद्ध झेलना पड़ रहा है जहां ये हालत हमारी हो रही है, इससे आगे बढ़ जाएंगे तो नंदा एम्पायर की आर्मी है, धनानंद की आर्मी है, उससे कैसे हम लड़ेंगे, उसके पास हमसे कई गुना ज़्यादा सेना है और ये लोग तो भयंकर तरीके के वॉरियर हैं, ये डरते वरते हैं नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, होम सिकनेस हो गई थी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अलेक्जेंडर उनको लेकर लड़बड़ रहा था। फिर हमारे यहाँ के मौसम, हमारे यहाँ का जो टेरेन था उनके लिए सूटेबल नहीं था, मच्छर बहुत काटते थे, मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया था इन लोगों को। पोरस उस टाइम के बहुत सारे लोकल किंग्स में से एक था जिससे अलेक्जेंडर बहुत इंस्पायर हुआ था और युद्ध के बाद जब हार भी गया पोरस, हाइट थी 6 फुट 7 इंच अलेक्जेंडर के मुकाबले में, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाराणा प्रताप और अकबर का सीन था। अकबर एक्चुअली में महाराणा प्रताप के सामने काफ़ी छोटे थे और एक्चुअल अकबर जो थे उनके मस्सा भी था, कमर भी थोड़ी मुड़ी हुई थी। महाराणा प्रताप बहुत लंबे चौड़े आदमी, कभी 1-on-1 फाइट नहीं की अकबर ने उनके साथ। ऐसा ही यहाँ पर जो सीन है, अलेक्जेंडर इनके सामने तो छोटा ही था लेकिन फिर भी चोट खा के कंधा तोड़वा के भी सीधे खड़े थे और अलेक्जेंडर ने बोला यार बताओ तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट करूँ मैं। तो उन्होंने क्या कहा, भाई वैसा ही ट्रीटमेंट चाहिए जैसा एक राजा के साथ करेगा। इस चीज़ से भी अलेक्जेंडर इम्प्रेस था तो कहा ठीक है अब तू राजा ही बनेगा। हारने के बाद भी ये बंदा राजा ही रहा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये हिसाब किताब अच्छा लगा, ये बैटल समझ में आ गई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दो किसी को, अपने दोस्तों को, और कमेंट करो, बताओ कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए।